सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। पंजाबी रेडियो और पंजाबी टीवी यूएसए देख और सुन रहे सभी साथियों का स्वागत है इस समय के विशेष प्रोग्राम बियॉन्ड द हेडलाइंस विद मनदीप पूनिया में। हर रोज की तरह मनदीप पूनिया जी का साथ इस प्रोग्राम में हमारे साथ होता है और देश विदेश के साथ जुड़ी हुई अहम खबरों पर हम बातचीत करते हैं। सबसे पहले करते हैं पूनिया जी का स्वागत, फिर रुख खबरों का करेंगे। स्वागत है पूनिया जी प्रोग्राम में। जी नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। रुख खबरों का करते हैं। सबसे पहली खबर पर अगर हम आए तो स्टेट ऑफ होर्मुज में जहाजों पर हमले जारी हैं लगातार। यूरोपीय देशों ने जारी किया है साझा बयान। क्या कह रहे हैं यूरोपीय देश? देखिए, लगातार स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जो जहाजों की आवाजाही है वो बाधित दिख रही है। रविवार शाम के बाद से कोई भी कमर्शियल जहाज हॉर्मुज स्ट्रेट से नहीं गुजरा है। हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजर रहे जहाजों पर हमलों की जो घटनाएं हैं वो हो रही हैं। अमेरिकी सेना ने भी कहा है कि उसने इस अहम जलमार्ग में व्यापारिक जहाजों पर ईरानी हमलों के जवाब में कई हवाई हमले किए हैं, जबकि ईरान ने कहा है कि उसने जवाबी कार्रवाई करते हुए कुवैत, जॉर्डन और बहरीन में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले किए हैं। देखिए, जो यूरोपियन मुल्क हैं, हम लगातार 3 महीने से इस बारे में बात करें कि सबसे ज्यादा अनईजी जो है वो यूरोपियन मुल्क दिखते हैं। इसी वजह से यूरोपियन मुल्कों की बात करें तो ब्रिटेन हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो, इन्होंने E3 समूह बना रखा है। E3 समूह ने कल रात 1 बजे जो है एक यूनाइटेड जो प्रेस स्टेटमेंट है वो जारी की है। तीनों ने इकट्ठा एक प्रेस स्टेटमेंट जारी की है। ब्रिटेन की सुरक्षा एजेंसी यूके मेरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस ने हाल के दिनों में इस इम्पोर्टेंट स्ट्रेट में हुई घटनाओं की जानकारी भी दी है। 5 जुलाई की बात उन्होंने बताई है कि 5 जुलाई में यमन के तट के पास एक कमर्शियल जहाज के ऊपर हथियारबंद हमलावरों ने हमला किया था। 6 जुलाई को ओमान तट के पास एक जो टैंकर था वो प्रोजेक्टाइल की चपेट में आ गया था। 7 जुलाई को घटनाक्रम हुआ, उसमें भी प्रोजेक्टाइल टकराया एक टैंकर से। 12 जुलाई को भी ओमान तट के पास एक कंटेनर जहाज को नुकसान पहुंचा जिसमें आग भी लगी, और इसके बाद जो उसका जो पायलट वगैरह थे वो सब जहाज को छोड़ के भाग गए, और उसको जो वहाँ के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन था उसने उसको ठीक से बचाया। तो स्थिति आपको पता ही है, बहुत भयानक है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में को लेकर। और देखिए, ईरान आरोप लगा रहा है कि अमेरिका लगातार अपने वादे तोड़ रहा है और समझौता खतरे में है। अमेरिका भी अपनी किस्म की चीजें कह रहा है इसमें। पहले ईरान की बात करें तो जो ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं इस्माइल बकाई, उन्होंने कहा कि अमेरिकी दबाव के कारण ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जो ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था है उसको ओमान के साथ सहमति तक नहीं पहुंचा पाया है, इसलिए वहां पे नॉर्मलसी नहीं लौट पा रही है। बकाई कह रहे हैं कि अमेरिका अपना वादा तोड़ने में इतने जल्दबाजी में है कि उसने समझौता ज्ञापन के खंड 5 में शामिल 1 महीने की अवधि को भी पूरा नहीं होने दिया। तो खैर, जो स्थिति हम देख ही रहे हैं कि अमेरिका की तरफ से अपने दावे हैं और ईरान की तरफ से अपने दावे हैं, और जो मतलब IRGC है वो भी कह रहा है कि हमने अमेरिकी सैन्य ठिकानों के ऊपर हवाई हमले किए हैं, जबकि जो दावा है अमेरिका की तरफ से, वो कह रहे हैं कि हमने कई जगह पे ईरान के जो मिलिट्री बेस हैं और जो मिसाइल जहां से ड्रोन चलाए जा रहे हैं वहां पर हमने हमले किए हैं। जी। और इससे अगर हम आगे बढ़े तो उधर राम मंदिर ने की ट्रस्ट ने वैकेंसी निकाली है। कौन सी है ये वैकेंसी और इसका अब जो चढ़ावे को लेकर इशू चल रहा है उससे क्या संबंध है? देखिए, अब जो वैकेंसी निकाली गई है उस वैकेंसी का नया नाम है CEO। तो CEO का जो पद होता है, आपको और हमको पता है कि CEO का पद बेसिकली कॉर्पोरेट फर्म्स में हमें देखने को मिलता है। कॉर्पोरेट फर्म्स या फिर जो ऐसे कॉर्पोरेट बॉडीज में देखने को मिलता है जो मुनाफे के लिए चलाई जाती हैं। ट्रस्ट में हम लगातार देखते थे कि जनरल सेक्रेटरी का होता था मामला। खैर, CEO का पद निकाला गया है और इसमें उम्र जो है 50 से 70 साल के बीच में रखी गई है। उम्मीदवार का हिंदू होना आवश्यक है और ग्रेजुएट होना भी आवश्यक है। तो खैर, और ये भी कहा गया है कि उम्मीदवार को किसी बड़ी कंपनी के मैनेजमेंट से जुड़ी जिम्मेदारी का कम से कम 20 साल का अनुभव होना चाहिए। यानी कि जिस हिसाब से जो बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट कंपनियां काम करती हैं, उनके मैनेजमेंट की टॉप पोजीशंस पे 20 साल तक का एक्सपीरियंस वाले व्यक्ति को ये CEO नियुक्त करेंगे। जैसे कंपनियों के CEO नियुक्त होते हैं, ऐसे ही राम मंदिर की ट्रस्ट के अब CEO नियुक्त करने की बात कही जा रही है। तो खैर, हास्यास्पद भी है कि कैसे मतलब
एक मंदिर को पूरा कॉरपोरेट कंपनी की तरह चलाने की जो कवायद है वो अब इस नए चंदा चोरी के मामले ने दी है। राम मंदिर ट्रस्ट को लेकर देखिए अलग अलग किस्म की चर्चाएं भी रही। छत्तीसगढ़ में आज मॉनसून सेशन शुरू होना था वहां की विधानसभा का, तो वहां पहले दिन ही इसको लेकर, राम मंदिर चोरी को लेकर ठीक ठाक हंगामा हुआ है। तो हिंदी सूबों में ये होगा, जैसे ही उत्तर प्रदेश की विधानसभा शुरू होगी वहां पे भी हंगामा होगा, राजस्थान वाली में भी होगा, मध्य प्रदेश में भी होगा, क्योंकि हिंदी बेल्ट में ये राम मंदिर की चढ़ावा चोरी वाला इशू खासा मतलब अपन कहें कि लोगों की आई बॉल स्केच कर रहा है, लोगों के दिल की भावना से जुड़ा हुआ मामला है। तो लोग आहत भी हैं, कई सारे मामले हैं, अलग अलग किस्म के नैरेटिव भी हैं। अनुपम खेर जैसे जो एक्टर हैं वो इस किस्म का नैरेटिव भी पुश करने की कोशिश कर रहे हैं कि कुछ नहीं होता, पैसा तो आपने जो दान दिया है उसको भूल जाओ, कोई उसके बारे में कोई वो ज्यादा रोने पीटने की जरूरत नहीं। तो इस किस्म के बयान भी आ रहे हैं। कई लोग कह रहे हैं कि ये तो हिंदुओं का आपसी मामला है, दूसरे धर्म के लोग इसके ऊपर क्यों बात कर रहे हैं, क्यों वो मुसलमानों ने थोड़ी ना ये करा है। कई मतलब मीम भी हमने देखे। तो मीम में जैसे एक मीम पेज पे मैं देख रहा था, उसमें ये था कि मोहम्मद गजनी जैसे कुछ लोग बना रखे थे, उसमें वो कह रहे थे भाई अब की बार वापस चलो, अब की बार उन्होंने अपना खजाना खुद ही लूट लिया है। तो इस किस्म की चीजें चल रही हैं। एक तरफ अनुपम खेर और सरकार, जो बीजेपी के जो नेता हैं वो हैं जो राम मंदिर के चढ़ावा चोरी में जो दान में जो चोरी हुई है उसका बचाव कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ ऐसे सेक्शन भी है जो लगातार उसको मजाक बना रहा है, उसका चुटकुला बना रहा है। दोनों ही गलत है। मुझे लगता है कि एक सेंसिटिव इशू हो उसका ना तो मजाक बनाया जाना चाहिए, और ना ही उसमें जो अपराध हुआ है उसको छुपाया जाना चाहिए। तो दोनों गलत है। बड़ा सेंसिटिव इशू है, जैसा कि मैं कह रहा हूँ कि लोगों की हिंदी बेल्ट के लोगों की भावनाओं से जुड़ा हुआ इशू है। तो इसका एक फेयर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कम से कम। मुझे लगता है कि, और जो सच्चाई है, जो बड़े मगरमच्छ हैं जो इस पूरे लोगों की आस्था से, धार्मिक आस्था से खेल रहे हैं, खिलवाड़ कर रहे हैं, उन तक कहीं ना कहीं उनको भी पकड़ के अंदर किया जाना चाहिए। जी। और इससे अगर हम आगे बढ़े तो बात गुजरात की करते हैं। वहां से एक रिपोर्ट आई है जो हैरान करती है और गुजरात मॉडल का भी भांडाफोड़ करती है। शिक्षा को लेकर आई इस रिपोर्ट के बारे में जरा तफसील से बताइए। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा कि जिस किस्म से नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए बीजेपी ने 2012, 2013 में, 2014 में, आज से तकरीबन 12-13 साल पहले जो नैरेटिव चलाया था कि गुजरात मॉडल, कि नरेंद्र मोदी ने बतौर मुख्यमंत्री गुजरात को बहुत समृद्ध राज्य बना दिया है और वहां पर तो देखो सब ठीक है। तो उस गुजरात मॉडल का एक हिसाब से पीआर करके ही देश की हुकूमत के ऊपर नरेंद्र मोदी, देश की सत्ता के ऊपर नरेंद्र मोदी काबिज हुए थे। तो खैर अभी खबर है कि वहां पर जो अभी जो रिपोर्ट आई है, जो UDISE का जो सर्वे आया है, जो रिपोर्ट आई है 2025-26 की, उसमें गुजरात में 12वीं कक्षा में दाखिला लेने वाले जो 45% छात्र हैं वो कहीं ना कहीं उनका ड्रॉप रेट है, यानी कि जो गुजरात में एनरोल कर रहे हैं उनमें से, टोटल स्टूडेंट में से तकरीबन 12.5% तो मिडिल जो प्राइमरी स्कूल होता है उसमें ही ड्रॉप कर जाते हैं, और ये राष्ट्रीय औसत से 7% ज्यादा है। और 12वीं तक पहुंचते पहुंचते 45%, 45.5% जो स्टूडेंट है वो ड्रॉप कर जाते हैं। सिर्फ जो रिटेंशन रेट है 12वीं तक पहुंचने वाले जो बच्चों का रेट है वो 54.5% है। यानी कि 100 में से सिर्फ 54 बच्चे ही 12वीं कक्षा तक पहुंच रहे हैं, 45.5 बच्चे ड्रॉप कर जा रहे हैं। तो ये काफी चिंता का विषय है इस रिपोर्ट में, और काफी इसको लेकर चर्चा बनी हुई है। वहां पर गुजरात में तकरीबन 53,500 स्कूल हैं, और 1.25 करोड़ 1.15 लाख, यानी कि 1.25 करोड़ के आसपास जो 115 लाख छात्रों के एडमिशन के ऊपर बात हुई है। और इसमें लड़कों के दर के ऊपर भी बात हुई, लड़कियों की दर के भी बात हुई है, और काफी इसको लेकर ये कहा जा रहा है कि जो रिटेंशन है गुजरात में काफी कम है। तो ये गुजरात जी। मॉडल का जो है भांडाफोड़ भी ये चीज करती है। जी बिल्कुल। इससे आगे बढ़े तो बात जम्मू की करते हैं। वहां पर कोर्ट ने आपत्तिजनक किताबों के वितरण के मामले में 3 प्रकाशकों को 10-10 दिन की जेल हिरासत में भेज दिया। कौन सी किताबें थी ये? देखिए, आपको मैं बताऊं कि जम्मू कश्मीर ऐसा सूबा है जहां पे आपको सबसे ज्यादा
सेंसरशिप दिखेगी। वो अखबारों के ऊपर भी सेंसरशिप दिखेगी, आपको पत्रकारों को जेल होते हुए भी दिखेगी, जो वहाँ के फोटोग्राफर्स हैं उनके भी आपको पैलेट गन से उनके ऊपर जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं वो हमला करते दिखेंगी, कई फोटोग्राफर्स की गिरफ्तारियां दिखेंगी। तो वहाँ पर किताबों को भी बैन किया जाता है। आपको ध्यान हो कि पिछले कुछ कुछ महीने पहले ही वहाँ पर किताबें बैन की गई थी। उसमें जो बड़े बड़े जो लेखक थे, राइटर थे, अरुंधति रॉय की भी किताब थी, उनको भी बैन किया गया था। और जो जम्मू कश्मीर की कश्मीर टाइम्स की बड़ी पत्रकार मानी जाती है अनुराधा भसीन, तो उनकी भी जो किताब थी उनको भी बैन किया गया था। खैर अभी यही है कि 251 ऐसी किताबें थी, दो विवादित किताबों की। इसमें एक तो पहली किताब का नाम तो है पर्सनैलिटी एंड लेजेंड्स ऑफ जम्मू कश्मीर। उसमें उसको हिलाल अहमद और संतोष मीनन ने मिलकर लिखा था। तो इसकी 250 कॉपियां उसके पास थी, प्रकाशक के पास, ओबरॉय बुक स्टोर वाले के पास, उसको गिरफ्तार। और जो दूसरी किताब थी ग्रेट पर्सनैलिटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जिसको सुशांत गिरी ने लिखा था और दिल्ली के अनुराग प्रकाशन ने जिसको प्रकाशित किया था, तो उसके जो प्रकाशक हैं, जो पब्लिशर हैं, उनको भी गिरफ्तार किया गया है। अब जो अनुराग प्रकाशन है वो भारत के जो प्रोग्रेसिव तबका है उसमें काफी ख्याति प्राप्त पब्लिशर है, जो अच्छी किताबें छापने वालों में नाम है। लेकिन दोनों किताबों को जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने 4 जुलाई को स्कूल की लाइब्रेरियों से हटाने का भी आदेश दिया था, उनको बैन करने का भी आदेश दिया था, और अब उनके जो पब्लिशर हैं उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। खैर अभी एक और पब्लिशर हैं जो नोएडा के रहने वाले हैं, उनकी भी तलाशी जारी है, शायद उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाए। तो स्थिति बड़ी खराब है कि आप जो ये किताबें हैं, ये किताबें बेसिकली जो जम्मू और कश्मीर की महान हस्तियां हुई उनके बारे में, फिर भी इनको वहां पर बैन किया गया है और उनके पब्लिशर्स को 10-10 दिन की हिरासत में लिया गया है। तो काफी भयावह स्थिति है। जैसे मैं बता रहा हूँ कि जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा सेंसरशिप झेलने वाला राज्य है, सूबा है। वहां पर अखबारों के ऊपर भी बैन लगता है, वहां पर किताबों के ऊपर भी बैन लगता है, पत्रकारों को जेल डाला जाता है। इंटरनेट शटडाउन की घटनाएं भी सबसे ज्यादा जम्मू कश्मीर में ही है। वहां पर एक एक साल तक इंटरनेट बंद रहता है, ये भी आपको हमको पता ही है। तो खैर बोलने की आजादी का सबसे जो बुरी स्थिति है वो जम्मू कश्मीर की ही है। जी। और इससे आगे बढ़ें तो अमेरिकी अदालत ने अडानी से पूछा है कि क्या आपराधिक मुकदमा वापस लेने के लिए आपका कोई समझौता हुआ था? क्या बोले हैं आगे से अडानी के लोग? देखिए अमेरिका की एक फेडरल जो कोर्ट है उसने भारतीय उद्योगपति गौतम अडानी से हल्फनामा दाखिल करके ये स्पष्ट करने को कहा है कि क्या उन्हें उनके खिलाफ जो क्रिमिनल मुकदमा वापस हुआ है उसको लेने के लिए कोई समझौता हुआ है या कोई आश्वासन दिया गया है, या फिर मतलब क्या मामला है। अदालत जो कोर्ट है उसने जो जस्टिस डिपार्टमेंट की दलीलों के बाद ये सवाल उठाए हैं, क्योंकि कोई ना कोई गुप्त समझौते की तरफ इशारा होता है। तो खैर दिल्ली की एक जो अमेरिका की जो फेडरल कोर्ट है उसके जज काफी अपन कहें कि गौतम अडानी के खिलाफ दिखे, उन्होंने एफिडेविट दाखिल करने का आदेश भी दिया है। तो खैर देखते हैं कि क्या स्थिति रहती है। और जैसा कि जस्टिस डिपार्टमेंट की ओर से ये उनके खिलाफ मुकदमा चलाया जा रहा था, उसी को लेकर ही ये चीजें चल रही हैं। और ये न्यूयॉर्क के ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट की जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है अमेरिका की, उसकी बात है, और जस्टिस निकोलस ग्राफिस ने ये आदेश जारी किया है। तो खैर देखते हैं कि स्थिति क्या पहुंचती है। और उनके ऊपर आपको पता हो कि अडानी के ऊपर आरोप लगे थे और कि उन्होंने जो रिन्यूएबल एनर्जी के जो योजनाएं हैं प्लान, उनके ठेके हासिल करने के लिए $25 करोड़, तकरीबन $250 मिलियन की जो कथित रिश्वत थी वो देने का पूरा प्रोग्राम चलाया था, योजना बनाई थी। तो उसी को लेकर ये सारा मामला चला था। खैर अब देखते हैं कि क्या क्या मामला है। 15 जुलाई तक जवाब देना, तो 15 जुलाई को क्या जवाब दिया जाएगा ये भी हम देखते हैं। पर गौतम अडानी को लेकर काफी उस समय चर्चाएं हुई थी कि कैसे गौतम अडानी अमेरिका में भी रिश्वत देके वहां पर जो सरकारी जो कामकाज है उनके ठेके हासिल करना चाहते हैं। जी। इससे आगे बढ़े तो सोनम वांगचुक की इस समय हालत चिंताजनक बनी हुई है। वो काफी लंबे समय से, अब तो काफी दिन हो चुके हैं वो अनशन पर बैठे हुए हैं। देखिए 16वां दिन हो चुका है, आज 16 दिन
सोनम वांगचुक की आमरण अनशन को हो चुके हैं। कल रात को मैं भी जंतर मंतर पर जाकर आया था और देखा था कि काफ़ी उनकी जो स्थिति है वो काफ़ी डाउन है। हेल्थ अपडेट भी जो कोकरोच जनता पार्टी है वो लगातार कर ही रही है। उन्होंने बताया कि तकरीबन 8.25 किलो के आसपास उनका वजन कम हुआ। उनका ब्लड ग्लूकोज के बहुत खतरनाक रूप से गिरकर 67 mgdl पहुंच गया है और जो ब्लड प्रेशर है वो भी 107 और 70 mmHg रिकॉर्ड किया गया है। तो खैर ये खतरे के निशान है और काफ़ी वो, हालांकि सोनम वांगचुक ये कहते दिखाई दे रहे हैं कि वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, मजबूत है, लेकिन खैर उनकी जो स्वास्थ्य है वो तो थोड़ा सा गिरा ही है। इसको लेकर उद्धव ठाकरे जो हैं उन्होंने मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उसमें उन्होंने ये तक कहा है कि जो लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी उनको सीजेपी के आंदोलन में जाना चाहिए और राहुल गांधी को सोनम वांगचुक से मुलाकात करनी चाहिए और उनसे भूख हड़ताल ना करने का अनुरोध भी करना चाहिए। खैर अब बात यही है कि जो डिमांड है वो डिमांड तो वही है कि भाई इस्तीफा होना चाहिए। खैर 20 जुलाई को संसद मार्च की बात कही जा रही है और 20 जुलाई को पार्लियामेंट मार्च करेंगे जो प्रोटेस्टर्स हैं। तो आज हम जब बात कर रहे हैं तो 13 जुलाई है, तो 7 दिन बाद, एक सप्ताह के बाद देखते हैं कि पार्लियामेंट मार्च में कितने लोग उमड़ते हैं। जंतर मंतर पर मतलब भीड़ उतनी नहीं है, लेकिन खैर पूरे देशवासियों की जो नज़र है वो अब सोनम वांगचुक के स्वास्थ्य को लेकर चिंता तो लोगों में शुरू हो गई है। मेरे को लगता है कि जो राहुल गांधी हैं वो आज विदेश से लौट रहे हैं, तो सबसे पहले वो मेरे को लगता है कि शायद उनका पॉलिटिकल स्टेप ये हो सकता है कि वो सोनम वांगचुक से उनके स्वास्थ्य की अपडेट लेने के लिए जंतर मंतर पहुंचे। जी। और इससे आगे बढ़े तो विधायक खरीदो फरोख्त आरोप पर बीजेपी ने भेजा 100 करोड़ का नोटिस। किसको भेजा है ये नोटिस? देखिए, ये जम्मू कश्मीर का मामला है। जम्मू कश्मीर में आपको ध्यान हो कि उमर अब्दुल्ला ने ये आरोप लगाए थे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो विधायक हैं उनको खरीदने के लिए नकद रिश्वत देने की कोशिश बीजेपी ने की थी और जब ये आरोप उन्होंने पब्लिक कर दिए तो फिर उनके ऊपर बीजेपी की तरफ से सिविल सूट दायर किया गया है। मानहानि का केस दायर किया गया है। उसमें 100 करोड़ रुपए की मानहानि का नोटिस भेजा गया है और उन्होंने बीजेपी कह रही कि उन जो बीजेपी को बदनाम करने के लिए ये सब लिखा गया है। उसके भीतर ये कि किसी भाई बताइए कौन है, किस नेता ने 100 करोड़ रुपए का दो बेसिकली। देखिए, आपको पता है कि जैसे ही जो ऑपरेशन महाराष्ट्र में चला था, ऑपरेशन लोटस, वो जैसे ही खत्म हुआ उसके तुरंत बाद ही लोगों ने कयास लगाने शुरू किए शायद उत्तर प्रदेश में हो, लेकिन उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों को तोड़ने की जम्मू कश्मीर में वो कोशिश हुई थी। 20-30 करोड़ रुपए की प्रति विधायक, प्रति मंत्री ऐसे देने की पेशकशें हुई थी। उसको उमर अब्दुल्ला ने बाहर आके बता दिया था, जिसके बाद ही बीजेपी अब सख्त दिखाई दे रही है और उनको 100 करोड़ रुपए का नोटिस भेजा गया है। हालांकि उमर अब्दुल्ला का कहना है कि ये तो लव लेटर है, ऐसे लव लेटर वो बहुत पसंद करते हैं। जी। इससे आगे बढ़े तो वंदे मातरम को राष्ट्रीय गान से पहले बजाने का को अभी पूरी तरह से अनिवार्य कर दिया गया है। केंद्र सरकार ने राज्यों को सख्त निर्देश भी जारी कर दिए हैं। देखिए, मोदी सरकार ने सरकारी कार्यक्रमों में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को अब राष्ट्रगान जनगण मन से पहले गाना अनिवार्य किया है और ये तकरीबन 6 महीने पहले भी हमने इसके बारे में जिक्र किया था। इसके लिए सरकार ने राज्यों और मंत्रालय को एक नया निर्देश जारी किया है। गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र सरकार के मंत्रालयों से कहा है कि सरकारी कार्यक्रमों में यदि राष्ट्रगीत वंदे मातरम और राष्ट्रगान जनगण मन दोनों बजाए जाने हैं तो सबसे पहले वंदे मातरम पेश किया जाए। मंत्रालय ने इस निर्देश को सख्ती से पालन करने के लिए कहा है, यानी कि वो सख्ती भी कर रहे हैं कि डंडा भी एक हिसाब से दिखा रहे हैं कि भाई सबसे पहले राष्ट्र गीत बजेगा, ये वंदे मातरम बजेगा, जनगण मन नहीं। देखिए, आपको पता है कि जैसे जो सारा मामला था, जो जिस हिसाब का राष्ट्रीय आंदोलन में माहौल था, उसमें जैसे ही भारत आजाद हुआ तो जनगण मन को राष्ट्रगान के तौर पे गाया जाने लगा। वंदे मातरम में बहुत सारी ऐसी चीजें थी, बातें थी, जिसको लेकर जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो सहज नहीं थे। तो वैसे तो 1937 में ही 1936 में ही ये बात महात्मा गांधी ने कह दी थी कि शुरू के 3 पैरा के अलावा गाने की जरूरत नहीं है, बहुत लंबा है और आपको पता है भी बहुत लंबा, तकरीबन 3.5-4 मिनट में गाया जाता है। और हर किसी को, अगर मान लो गुरप्रीत आप मेरे को मुंह फोड़ के बोल देंगे कि क्या मनदीप आपको राष्ट्रगीत याद है, तो मुझे भी नहीं होगा। और अगर मैं किसी नेता का इंटरव्यू कर रहा हूँ, मान लो कि मेरे को बीजेपी के किसी कैबिनेट मंत्री का भी अगर इंटरव्यू, मतलब मान लो कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का भी इंटरव्यू करने को मिले, तो मैं उनको पूछ लूं कि क्या आपको राष्ट्रगीत याद है,
तो उनको भी 1-2 लाइनें याद होंगी। वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शीतलज, ये सब 4-5 शब्द याद होंगे। उसके आगे क्या है वो उनको भी याद नहीं होगा। तो काफी मुश्किल भरा उसको उसका जो सारा मामला है वो बंगाली भाषा में भी है वो, और इतना आसान भी नहीं है। तो जो जो उस भाषा को नहीं जानते उनके लिए तो उसको याद करना काफी मेरे को लगता है कि मुश्किल है। तो खैर देखते हैं कि क्या स्थिति रहती है, लेकिन हाँ, सरकार अभी उसको थोप तो रही है। सरकार कह तो रही है कि भाई आपको जो सबसे पहले राष्ट्रगीत को गाना है। जी। और इससे आगे बढ़े तो भारत ने आखिरकार ओमान तट के पास जो जहाजों पर गोलीबारी हुई है उसकी निंदा की है। हाँ, देखिए, ओमान तट के पास एक जहाज के ऊपर गोलीबारी हुई थी। उसमें 11 भारतीय थे और उसमें 10 भारतीयों को बचा लिया गया और एक अभी लापता है। तो उसमें खबर ये है कि वो उनकी मौत हो गई है। तो इससे पहले अगर पहले भी आपको ध्यान हो कि अमेरिकी हमला हुआ था, उसमें 3 भारतीयों की मौत हुई थी। तो उसमें भी नरेंद्र मोदी सरकार ने चुप्पी साध ली थी। अब ओमान तट के ऊपर जीएफएस गैलेक्सी जहाज के ऊपर ये हमला हुआ है, जिसको लेकर सरकार को बयान जारी करना पड़ा। विदेश मंत्रालय ने, हालांकि नरेंद्र मोदी ने नहीं कहा है, मतलब ये विदेश मंत्रालय की तरफ से एक छोटा सा बयान जारी कर दिया गया। विदेश मंत्रालय ने संडे को ये कहा कि वही साइप्रस के झंडे वाले कंटेनर जहाज जीएफएस गैलेक्सी के ऊपर 11 भारतीय नागरिक सवार थे। इनमें से 10 तो सुरक्षित हैं, लेकिन एक अभी भी लापता है। तो उसमें उन्होंने कहा कि भाई, हालांकि सरकार कह रही है कि हम संपर्क में हैं ओमान के दूतावास से और सरकार से, और भारतीय को खोजने के लिए हर बचाव कार्य किया जा रहा है। तो खैर, ये G7 के दौरान भी आपको ध्यान हो कि लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो नरेंद्र मोदी है वो मुद्दा उठाएंगे कि हमारे 3 जो नाविक थे वो मारे गए हैं, लेकिन वो उनकी स्ट्रेटेजिक चुप्पी भी देखने को मिली। अभी भी खैर ये सवाल तो उठ ही रहा है कि जो पूरी स्थिति, जैसे 3 यूरोपियन देशों ने जो रीड दिखाई कि उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में नॉर्मलसी के लिए एक यूनाइटेड स्टेटमेंट जारी की, और ऐसा भारत अभी नहीं कर पा रहा है कि वो कोई ऐसी स्टेटमेंट दे पाए जिसमें वो वहां पे जो सेलर्स फंसे हुए हैं उनको निकालने की बात हो, या ये हमले हो रहे हैं इनके खिलाफ कोई स्टैंड ले पाने की बात हो। इवन इंडिया के जो 3 मारे गए थे उनके ऊपर ही कोई स्टैंड नहीं ले पाया। तो काफी स्थिति अजीब है। लोग सवाल उठ रहे हैं कि भाई ये जो जियोपॉलिटिकल हालात हैं इनमें भारत कहाँ है और भारत क्या स्टैंड ले पा रहा है। तो ये कुछ सवाल हैं जो आपको और हमको सबको परेशान कर रहे हैं। मुझे लगता है कि रीढ़ थोड़ी सीधी करनी चाहिए और जी। हर अपना स्टैंड लेना चाहिए, और अपने जो हक की बातें हैं वो तो कम से कम जो भारतीय पक्ष है उसको रखनी ही चाहिए। जी बिल्कुल। इसी के साथ प्रोग्राम का समय यहाँ समाप्त होता है। आप जुड़े जानकारियां साझा की, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद गुरप्रीत।